नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नया सवेरा का ये बहुत ही खास अंक लेकर। कश्मीर में आज स्कूलों में लौटेगी रौनक, फिर खुलेंगे प्राइमरी स्कूल। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से आम जनजीवन हो गया है प्रभावित, उस पर होगी हमारी खास पेशकश। तो वही भारतीय महिला धावक हिमा दास ने फिर किया कमाल। हिमा दास और मोहम्मद अनस ने चंडीगढ़ राज्य में जीता गोल्ड। मैं हूं जया सिन्हा और अगले 1 घंटे में अर्थ जगत, खेल जगत समेत देश और दुनिया की होंगी तमाम ताजा तरीन खबरें। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। जम्मू कश्मीर में चरणबद्ध तरीके से हटाई जा रही है पाबंदियां। कश्मीर में आज से फिर खुलेंगे प्राइमरी स्कूल। सरकार ने कहा लैंडलाइन सेवाएं जल्द से जल्द पूरी तरह से बहाल करने की कोशिश। भारी बारिश और भूस्खलन से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब समेत देश के कई हिस्से बुरी तरह प्रभावित। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से जुड़े हादसों में पिछले 48 घंटों में 24 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूटान दौरे में भारत और भूटान के बीच दिखे दोस्ती के कई रंग। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने पड़ोसी दोस्त भूटान के साथ अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे नए क्षेत्रों में भी सहयोग की रखी नींव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 3 तलाक को खत्म करने से मुस्लिम महिलाओं को मिला उनका अधिकार। 3 तलाक को कुप्रथा बताते हुए गृह मंत्री ने कहा तुष्टीकरण की राजनीति के चलते इतने वर्षों में नहीं खत्म हो पा रही थी 3 तलाक की व्यवस्था। तीन दिवसीय बाल्टिक क्षेत्र के दौरे पर गए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज लिथुआनिया के प्रधानमंत्री के साथ करेंगे मुलाकात। दोनों नेता भारत लिथुआनिया बिजनेस फोरम की बैठक को करेंगे संबोधित। और काबुल में कल हुए आत्मघाती हमले की इस्लामिक स्टेट ने ली जिम्मेदारी। एक शादी समारोह में हुए धमाके में 60 से ज्यादा लोगों की गई थी जान। भारत ने की इन हमलों की कड़ी निंदा, हमलावरों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग की। देश के शीर्ष फर्राटा धावकों हिमा दास और मोहम्मद अनस ने चंडीगढ़ राज्य में जारी एथलेटिक मिटीटेक रीटर 2019 स्पर्धा में महिला और पुरुष वर्ग के 300 मीटर में स्वर्ण पदक जीते। सबसे पहले बात कर लेते हैं कश्मीर की, जहां हालात तेजी से बेहतर हो रहे हैं। वहां प्राथमिक विद्यालय आज फिर से खुलेंगे। श्रीनगर में ही 190 स्कूल आज से खुल जाएंगे। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा है कि अफवाह फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। प्रशासन ने कहा कि समाज के सभी वर्गों के लोग प्रशासन का पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं और जनजीवन पूरी तरह सामान्य है। सरकारी कार्यालयों में भी कामकाज पूर्ण रूप से बहाल कर दिया जाएगा। इस बारे में सभी जरूरी इंतजाम कर लिए गए हैं। कुछ स्थानीय समाचार पत्रों ने अपना प्रकाशन भी शुरू कर दिया है। कश्मीर घाटी के कुछ और इलाकों में शनिवार को प्रतिबंधों में ढील दी गई थी। अलग अलग इलाकों में लैंडलाइन फोन सेवा बहाल की जा रही है। जिन इलाकों में ढील दी गई थी वहां से किसी अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है। शहर के कुछ इलाकों में लैंडलाइन सेवा बहाल कर दी गई है। जम्मू के 5 जिलों में 2G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल करने के साथ ही कश्मीर घाटी में 35 थाना क्षेत्रों में प्रतिबंधों में ढील दी गई है। सरकारी कर्मचारियों को भी अपने अपने कार्यालयों में जाने देने के लिए पाबंदियों में ढील दी गई है। कश्मीर घाटी के 100 से अधिक टेलीफोन एक्सचेंज में से 17 एक्सचेंज में लैंडलाइन सेवा शनिवार को बहाल कर दी गई। और जम्मू कश्मीर की ताजा स्थिति पर राज्य के प्रधान सचिव योजना रोहित कंसल ने कहा कि सरकार का प्रयास होगा कि लैंडलाइन सेवा जल्द से जल्द पूरी तरह से बहाल कर दी जाए। We will endeavor that landline communication is restored to its full functionality as quickly as possible, subject of course to the physical limitations that BSNL is facing and any technical constraints that it may face. देश के तमाम हिस्से इस वक्त भारी बारिश के कहर का सामना कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटे के दौरान तेज बारिश से मरने वालों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। राज्य में पिछले 2 दिन से जारी मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़, भूस्खलन और पेड़ों के गिरने की कई घटनाएं हुई हैं। मौसम विभाग ने राज्यों के निचले और मध्यम पहाड़ी क्षेत्रों, विशेष रूप से शिमला, सोलन, मंडी और कांगड़ा जिलों में तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य के सभी उपायुक्तों को निर्देश
निर्देश दिया है कि वे स्थिति पर कड़ी निगरानी रखें और स्थानीय लोगों तथा पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। खराब मौसम के मद्देनजर शिमला, कुल्लू, बिलासपुर और सोलन जिले में आज सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। शिमला और चंबा जिला प्रशासन की ओर से रविवार को जारी आदेश में सभी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, ITI, पॉलिटेक्निक और आंगनवाड़ी केंद्रों को फिलहाल बंद रखने के लिए कहा गया है। उत्तर प्रदेश में भी प्रमुख नदियों के पास बहुत सी जगहों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। भारी बारिश और पड़ोसी राज्यों में आ रहे पानी के कारण कई नदियां खतरे के निशान के आसपास बह रही हैं। बदायूं में कछला पुल पर गंगा नदी खतरे से निशान के ऊपर बह रही है। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी ने पलिया कला में और बाराबंकी में एलिग्न पुल पर घाघरा नदी खतरे के निशान को पार कर लिया है। बुंदेलखंड क्षेत्र में विभिन्न बांधों से छोड़े गए पानी के कारण हमीरपुर के कई गांव और अन्य जिलों में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। दिल्ली सरकार ने भी NCR के लिए बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी है और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को वहां से सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा है, क्योंकि यमुना नदी में जलस्तर के खतरे के निशान को पार करने की संभावना है। कल शाम यमुना नदी का जलस्तर 203.37 मीटर तक पहुंच गया और इसके सोमवार तक इसके बढ़कर 207 मीटर तक पहुंचने की संभावना है, क्योंकि हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से शाम 6 बजे 8,28,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बात करें पंजाब की, तो पंजाब में भाखड़ा बांध के गेट से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के बाद कई जिलों में अलर्ट कर दिया गया है। राज्य में बाढ़ से हालात खराब हो गए हैं। भाखड़ा बांध से पानी छोड़े जाने से पंजाब के कई जिलों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। सेना राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। ऐसे में एक दल ने नमक शहर के जाला माजरा गांव में एक फंसे हुए ग्रामीण और उसकी बकरियों को बचाया। जम्मू के भी कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से तवी समेत प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। कठुआ और सांबा जिलों में अचानक बाढ़ आई है और आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश हो रही है, जिससे कृष्णा नदी का पानी दो जिलों के 85 गांव और सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि पर फैल गया है। बात करें पश्चिम बंगाल की, तो वहां भी बारिश के बाद कोलकाता के अधिकांश भागों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। निचले इलाकों में जल भराव की कई घटनाएं देखी जा रही हैं। और इस वक्त रुक करते हैं शिमला का और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं नंदिनी मित्तल। नंदिनी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल क्या क्या स्थिति है, कौन से ऐसे इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और बारिश को लेकर क्या कुछ अनुमान जताया जा रहा है? जैसे अगर बात की जाए तो फिलहाल हिमाचल प्रदेश के सभी इलाकों में बारिश का जो दौर है वो थम गया है और धीरे धीरे मौसम विभाग का ये कहना है कि मौसम में लगातार सुधार होगा। आज जो है, क्योंकि लगातार वर्षा हो रही थी, पिछले 48 घंटों से मूसलाधार वर्षा हो रही थी, तो 6 जो जिले हैं हिमाचल प्रदेश की, वहां पर स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। राहत कार्य किया जा रहा है। 24 लोगों की जो है वो मौत हो गई है। जो नदी नाले हैं, खास करके अगर हम ब्यास नदी की बात करें या सतलुज नदी की बात करें या चंबा की रावड़ी नदी की बात करें, तो ये सभी नदियां जो है वो उफान पर हैं। इस पर बने हुए सभी बांध के जो गेट हैं वो खोल दिए गए हैं और इसके कारण पंजाब में जो है स्थिति काफी खराब हो रही है। जी नंदिनी, साथ ही साथ जो पर्यटक भी हैं, हो सकता है कि कई पर्यटक ऐसी जगहों पर फंसे हों, क्योंकि जो तमाम ऐसे इलाके हैं, सोलन है, शिमला है, मंडी है, तमाम स्थानीय दर्शनीय स्थल हैं। ऐसे में क्या प्रशासन की ओर से कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए? कल जो जानकारी मिल रही थी उसके अनुसार लगभग 250 वाहन कोकसर जो का इलाका है, मनाली से ऊपर लाहौल स्पीति का जो इलाका है, वहां पर फंस गए हैं, क्योंकि वहां अचानक बर्फबारी हो गई है। इस मौसम में आमतौर पर बर्फबारी नहीं होती है। लगभग 700 पर्यटक वहां फंसे हुए बताए जा रहे हैं, लेकिन ये सभी सुरक्षित हैं और जो सरकार है उन्हें निकालने का प्रयास कर रही है। इसी तरह से, क्योंकि बहुत सारी जितने भी हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, चाहे हम शिमला से आगे किन्नौर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कहें या फिर चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग कहें, पठानकोट से चंबा जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कहें, ये सभी बाधित हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा मलबा आया हुआ है और सरकार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इस मलबे को हटाया जाए ताकि यातायात को सुनिश्चित बनाया जा सके। नंदिनी, साथ ही साथ बारिश को लेकर क्या कुछ अनुमान अब जताया जा रहा है मौसम विभाग की ओर से? क्या राहत मिलने के आसार हैं?
वैसे तो मौसम विभाग के अनुसार आज कुछ राहत रहेगी, लेकिन समय है कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो। लगभग 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान सरकार ने आंका है पिछले 2 दिनों में। और कहा जा रहा है कि 200 से ज्यादा जो सड़कें हैं वो बंद पड़ी हुई हैं। सेब का सीजन है, सेब की मंडियां जो है उन्हें वाइंड अप करने को कहा गया है, क्योंकि बहुत जगह पर ये मंडियां ऐसी जगह पर लगाई गई थी जहां पर मलबा खिसक रहा था, यानी पहाड़ खिसक रहे थे। तो मौसम जो है विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटों के दौरान वर्षा जो है वो हो सकती है, लेकिन ये इतनी भारी नहीं होगी जितनी पिछले 48 घंटों के दौरान हुई थी। जी नंदिनी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बारिश ने वाकई जो जनजीवन है उसे अस्त व्यस्त कर दिया है। यहाँ पर हम रुक करेंगे भोपाल का, जहाँ से जुड़ रहे हमारे संवाददाता आदित्य आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ हाल है मध्य प्रदेश का। ऐसा कहा जा रहा है कि 2 साल की बारिश 2 महीने में हो गई और सभी जो नदियां हैं वो उफान पर हैं। बिल्कुल जया, नदियां उफान पर है। हालांकि अगर पिछले 24 घंटों का अगर आकलन देखें तो नदियां जरूर जलस्तर थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अब भी वो अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लिहाजा मध्य प्रदेश के कई गांव ऐसे हैं जिनमें अभी भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। कई रास्ते, कई सड़कें ऐसी हैं जो अभी भी बंद है, जिस वजह से आवागमन प्रभावित हुआ है। ये एक अभी भी समस्या बनी हुई है। लिहाजा इसके अलावा अगर बात करें तो चंबल नदी का जलस्तर जरूर थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन उसकी वजह अभी भी उसका जो खतरे के निशान से वो ऊपर है। कल एक घटना हुई थी, एक व्यक्ति को रेस्क्यू करके बाहर वहां से निकाला गया था, क्योंकि वो 24 घंटे से फंसा हुआ था। एक किसान था अंदर, उसको रेस्क्यू करके बाहर निकाल दिया गया। और इसी तरह की एक घटना नर्मदा नदी के किनारे भी कल हुई थी, जिस वजह से वहां से भी एक व्यक्ति को रेस्क्यू करके निकाला गया था। रेस्क्यू बचाव दल लगातार नजर बनाए हुए हैं। चूंकि सबसे अच्छी बात इस बार ये रही कि जो होमगार्ड के जवान हैं या जो आपदा दल के जवान लोग हैं, उनको भौगोलिक स्थिति के लिहाज से तैयार किया गया था। और वही स्थिति रही कि जानमाल का नुकसान बहुत ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन अभी भी कई गांव ऐसे हैं जिनका जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा हुआ है। नर्मदा नदी अपने उफान पर चल रही है, वो अपने जलस्तर से ऊपर है। बेतवा ऊपर चल रही है अपने जलस्तर से, और चंबल नदी फिलहाल सबसे ज्यादा ऊपर चल रही है। लेकिन एक अच्छी बात निकलकर ये सामने आ रही है कि जिन इलाकों में पिछले कई सालों से जो तालाब खाली पड़े हुए थे, बावड़ियां खाली पड़ी हुई थी, और जहां उम्मीद ये की जा रही थी कि ये इनमें पानी कब भराएगा, लेकिन अब उनमें भी जलस्तर बढ़ गया है। लेकिन भोपाल की बात करें तो भोपाल में भदभदा के 2 बार इस सीजन में गेट खोल दिए गए हैं। उसके अलावा कलियासोत डैम के भी गेट खोल दिए गए हैं, जो पिछले 3 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। यानी कि पिछला जो कल का जो संडे था वो पर्यटकों के लिहाज से, भोपाल के नजरिए से देखें या आसपास के नजरिए से देखें तो वो जरूर ठीक था, लेकिन अभी भी कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल। तो आदित्य, ऐसे में कौन कौन से इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जहां पर जो आम जनजीवन है उस पर काफी प्रभाव पड़ रहा है और लोगों को भी चेतावनी दी जा रही है कि वो घर से बाहर ज्यादा ना निकले? देखिए, चंबल नदी के आसपास जो लोग रह रहे हैं वहां पर जरूर इस दिक्कत की स्थिति अभी फिलहाल बनी हुई है, क्योंकि उसका जलस्तर बढ़ा हुआ है। नर्मदा के किनारे, नर्मदा के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर जरूर जलस्तर बढ़ने की वजह से जो ग्रामीण है वो हलाकान है, वो परेशान है। और कई जगहों पे तो प्रशासन ने उनको वहां से बाहर निकालकर कोई सामुदायिक केंद्र या फिर कोई शेल्टर होम से रखा हुआ है। इसके अलावा मालवा रीजन की अगर बात करें, इंदौर उज्जैन की बात करें, तो वहां पर भी बारिश कल बहुत ज्यादा हुई है। सागर में कल बारिश बहुत ज्यादा हुई है, लिहाजा कल जनजीवन वहां पे भी अस्त व्यस्त हुआ है। लेकिन हाँ, जो नदियां हैं और नदियों के आसपास जो लोग रह रहे हैं, कई खासकर जो नदियां लंबे समय से नहीं भराई थी पिछले कुछ सालों में, और इस बार क्योंकि जलस्तर बढ़ा और जहां पर अतिक्रमण हो गया था, और वो अतिक्रमण के चलते जो है वहां जो लोग आसपास रह रहे थे उनको जरूर दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य हमसे जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश का कहर जारी है। रुक कर लेते पंजाब का, जालंधर से जुड़ रही हमारी संवाददाता उषा पवार। उषा, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ हालात हैं पंजाब में, क्योंकि पंजाब में भी कई जिलों में अलर्ट जारी किया है, बाढ़ जैसी स्थिति बनती आ रही। जी जया, पंजाब की बात करें तो यहाँ जो सतलुज नदी है वो उफान पर है और भाखड़ा बांध
से जो रोपड़ हेडवर्क्स है वहां से 2,40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। और ये 3 दिन पहले ही जो जिला प्रशासन है उन्होंने लोगों को आगाह कर दिया था और गांव खाली करने के लिए बोल दिया था। जो गांव सतलुज नदी के किनारे हैं या फिर जो गांव निचले इलाके में है उनको वहां से खाली करने के लिए कहा गया था। और अगर बात करें पंजाब की तो नवांशहर, जालंधर, मोगा, रोपड़, फिरोजपुर ये जिले हैं, 5 जिले हैं जो बहुत ज्यादा ये प्रभावित हैं, क्योंकि इलाके में जिस तरीके से हिमाचल में, हरियाणा में और पंजाब में पिछले 3 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है, तो इस वजह से जो नदियां हैं, सतलुज नदी है और जो रावी नदी है यहाँ पंजाब में, वो उफान पर है। इस वजह से खास करके इन इलाकों में ये जो नवांशहर, जालंधर, मोगा, रोपड़ और फिरोजपुर जिले हैं यहाँ पानी भरा हुआ है। और सबसे ज्यादा प्रभावित जो जिला है वो रोपड़ है, जहां आज प्रशासन ने पूरे जिले में ही जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं वहां छुट्टी का ऐलान कर दिया। स्कूल नहीं लगेंगे क्योंकि जो आम जनजीवन इतना ज्यादा प्रभावित हुआ है, रेल यातायात प्रभावित हुआ है, इसके अलावा सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। जो गाँव है खास करके जो सतलुज नदी के किनारे गाँव है या फिर जो रोपड़ जिले में नाले हैं और सहायक नदियां हैं सतलुज की, वो काफी उफान पर है और पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया। कई जगह पर 8-8, 10-10 फुट तक पानी देखा गया है और प्रशासन ने कई जगह पर किश्तियों का इंतजाम किया है। सबसे ज्यादा प्रभावित रोपड़ जिला ही कहा जाएगा और तो इस वजह से वहां प्रशासन हर तरह के कदम उठा रहा है। और बताया जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इस जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाले हैं। अगर जालंधर की बात करें तो जालंधर में भी जो फिलौर, शाहकोट, नकोदर ये सब डिविजन है, फिलौर सब डिविजन है, वहां पर ज्यादा नुकसान हुआ है और 8-8 फुट तक पानी बताया जा रहा है। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन जालंधर जिले में जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर बता रहे हैं, इनके लिए कोई 30 से ज्यादा जो रेस्क्यू कैंप्स हैं वो बनाए गए हैं और लोगों को निचले इलाकों से जो जहां पानी भरा हुआ लोगों के गांव में, वहां से लोगों को इन रेस्क्यू कैंप्स में लाया गया है और लोग वहां शरण ले रहे हैं। और जालंधर के डिप्टी कमिश्नर ने कल ये भी कहा कि जो एनडीआरएफ है और एसडीआरएफ है या फौज है उनको अलर्ट कर दिया गया है और अगर जरूरत पड़ी तो उनकी सहायता ली जाएगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आधे से ज्यादा जो पंजाब है वो इस वक्त पानी से प्रभावित है। बिल्कुल, आधे से ज्यादा पंजाब ही नहीं देश के कई हिस्सों में है, तो खरीफ फसल को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है बिल्कुल इलाकों में। जी उषा, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो देश के कई राज्यों और हिस्सों में भारी बारिश का कहर जारी है। हमने तस्वीरों में देखा कि तस्वीरें वाकई भयावह हैं और कई जगह सेना और प्रशासन जुटे हुए हैं लोगों को राहत पहुंचाने में, राहत और बचाव कार्य में। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए नया सवेरा के साथ। पहला अक्षर रट लो तो वैसे एक विद्वान होगा, पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। करो शुरुआत करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। भैया क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज की जरूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊंगा? लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। पर कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं। पिंकी का भी आधार अपडेट करवा लो। 5 और 15 साल पूरे होने पर बच्चों के बायोमेट्रिक्स अपडेट करना जरूरी है। ठीक है फिर। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं नया सवेरा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण 3 तलाक की कुप्रथा लंबे समय तक जारी रही, लेकिन अब 3 तलाक को समाप्त कर एक ऐतिहासिक भूल को सुधारा गया है। 3 तलाक की समाप्ति के विषय पर राजधानी दिल्ली में एक कार्यक्रम में शाह ने कहा कि ये कुप्रथा इस्लाम के खिलाफ थी और कई इस्लामी देशों ने पहले ही इसे समाप्त कर दिया था। गृह मंत्री ने कहा कि इस कुप्रथा को समाप्त कर एनडीए सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाया है और उन्हें समानता का अधिकार दिया है। ट्रिपल तलाक कानून का कई राजनीतिक दलों ने संसद के फ्लोर पर विरोध किया है, मगर मैं मानता हूं कि वो भी अपने मन के अंदर जानते हैं
कि कुप्रथा है, इसको जितनी जल्द हटानी चाहिए हटा देनी चाहिए, मगर उनमें वो साहस नहीं। और इसी का कारण था कि ये कुप्रथा इतने सालों तक चली। ट्रिपल तलाक की कुप्रथा को, इस सामाजिक दूषण को, करोड़ों माताओं बहनों को अन्याय करने वाले इस रिवाज को हटाने के लिए इतना विरोध, इतना आंदोलन क्यों हुए? उसके पीछे एक तुष्टीकरण का भाव और तुष्टीकरण की राजनीति जिम्मेदार है। और पाकिस्तानी सैनिकों ने संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा पर लगातार दूसरे दिन भारत की अग्रिम चौकियों और गांवों को निशाना बनाया। रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि शाम लगभग 6:45 बजे पाकिस्तानी सेना नौशेरा सेक्टर के कलाल क्षेत्र में मोर्टार दागने लगी और छोटे हथियारों से गोलीबारी करने लगी। भारतीय सेना ने इसका कड़ा जवाब दिया। और कश्मीर में हालात तेजी से बेहतर हो रहे हैं। आज से वहां प्राथमिक विद्यालय फिर से खुल रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रही है रमा त्यागी। रमा, आपसे यही जानना चाहेंगे कि किस तरह से हालात बेहतर हो रहे हैं, रौनक लौट रही है स्कूलों में, और इसमें सभी का योगदान है। इसमें आप कह लें प्रशासन का, सुरक्षा कर्मियों का और खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों का। बिल्कुल जया, सामान्य जो है बेहतर से बेहतर यहाँ पर होते जा रहे हैं लगातार। और आज का दिन बेहद खास इसलिए भी है कि क्योंकि केवल श्रीनगर में ही 190 से ज़्यादा जो प्राइमरी स्कूल है वो खोले जाएंगे। और जो ढील की बात है, जो रिस्ट्रिक्शन पे ढील की बात है, उसका भी समय बढ़ाकर 6 से 8 घंटे कर दिया है। इसके अलावा जो 50 थाना क्षेत्र ऐसे थे जिनको रिस्ट्रिक्शन फ्री कर दिया गया था, तो काफ़ी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो लोग हैं अपने कामों के लिए निकल रहे हैं और किसी भी तरह की असुविधा, हालांकि शुरुआत के कुछ दिनों में रिस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन किसी भी तरह की असुविधा उनको नहीं हुई। संवेदनशील क्षेत्रों में अभी भी कुछ पाबंदियां हैं, लेकिन वहां भी कोशिश की जा रही है कि जो आम लोग हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो, चाहे खाने पीने का सामान हो या फिर जो चिकित्सकीय सुविधाएं हो या फिर उन्हें कहीं जाना हो। कल ट्रेडर एसोसिएशन ने भी एडमिनिस्ट्रेशन से मुलाकात की थी और इस बात के लिए सहायता मांगी थी कि उनको जो दुकान खोलनी है या कुछ काम करना है उसमें मदद की जाए, क्योंकि कुछ मिसक्रिएंट्स हैं जो उन्हें ऐसा करने से रोकना चाहते हैं। उन्होंने शिकायत की थी इस चीज़ की, तो उस पर भी प्रशासन ध्यान दे रहा है। तो लगातार जो है आप देख सकते हैं कि स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर प्रतिबद्ध है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रमा हमसे जुड़ने के लिए। तो लैंडलाइन फोन्स खुल गए हैं, स्कूल खुल रहे हैं, दफ्तरों में भी लोग पहुंच रहे हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हैं तो लिथुआनिया के दौरे पर गए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कल वहां भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति ने इस दौरान दोनों देशों के बीच राजनयिक और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि लिथुआनिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का समर्थन करने का आश्वासन दिया है। India and Lithuania have long-standing and close bilateral ties since the establishment of diplomatic relations in 1992. Both countries share a common and abiding commitment for democracy, rule of law, and respect for human rights. India and Lithuania have been supporting each other in the multilateral forums where our commonality interest is evident. The President has promised that to support India's case in the United Nations Security Council and also in the other international fora. They have been supporting, they assured further support also. और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज लिथुआनिया के प्रधानमंत्री सोलियसिस से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उपराष्ट्रपति ने कल कनास के मेयर के साथ मुलाकात की। कनास में एक सभा को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्यिक संबंध बढ़े हैं, लेकिन ये अभी भी क्षमता से बहुत कम है। उन्होंने विश्वास जताया कि दोनों देशों के व्यापारी, खाद्य और कृषि प्रसंस्करण, आईटी, वस्त्र, रसायन समेत सभी क्षेत्रों में संबंधों को विस्तार देकर और मजबूत करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह के बारे में बात करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि महात्मा गांधी सिर्फ भारत के नहीं बल्कि पूरे विश्व के हैं। उनके दर्शन और सार्वभौमिक शिक्षाएं प्रासंगिक बनी हुई हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की 2 दिन की सफल यात्रा कर कल स्वदेश लौटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भूटान का ये दूसरा और इस साल मई में दोबारा प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद पहला दौरा था। भूटान की 27 घंटे की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 13 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और इस यात्रा में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और प्रगाढ़ होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी खुद भूटान के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोटे शेरिंग ने की और उनका भव्य स्वागत किया गया। यात्रा के शुरू में पारो से लेकर थिम्पू और अंत में थिम्पू से पारो के बीच बच्चों के साथ स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक देखने के लिए उमड़ पड़े। 45 किलोमीटर के इस मार्ग के किनारे खड़े लोग भारतीय तिरंगा और भूटानी ध्वज लहरा रहे थे। और इस दौरे से भारत भूटान के रिश्तों को मिले कई नए आयाम। ज़्यादातर पनबिजली पर आधारित रहते थे पहले हमारे रिश्ते, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा, नवाचार और अंतरिक्ष जैसे जनशक्ति वाले आयाम जोड़े। सहमति पत्रों में ग्राउंड स्पेस स्टेशन का उद्घाटन सहित अन्य नए क्षेत्रों में प्रधानमंत्री मोदी ने जोर दिया जो आम जनता पर सीधा असर डालते हैं। और भूटान के नेताओं से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने भूटान के चौथे नरेश जिग्मे सिंघे वांगचुक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी रिश्तों पर बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के साथ भी मुलाकात की और भारत भूटान साझेदारी को आगे ले जाने वाले अनुकरणीय विचारों का आदान प्रदान किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने लोटे शेरिंग से व्यापक चर्चा की और विपक्ष के नेता से भी मुलाकात की। इसके अलावा प्रधानमंत्री के सम्मान में 2 रात्रि भोजों का भी आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग और भूटान नरेश ने इसका आयोजन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के सांस्कृतिक महत्व के स्थल सिमतोखा दजोंग के बौद्ध मठ में पूजा अर्चना की। इस मौके पर भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग भी मौजूद रहे और इसी स्थल पर दोनों देशों की संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन भी हुआ। सिमतोखा दजोंग की यात्रा के बाद बौद्ध भिक्षुओं के साथ उन्होंने बातचीत की और उनका आशीर्वाद लिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेयर ग्रिल्स के मैन वर्सेस वाइल्ड शो को भूटान में लोगों ने काफी पसंद किया। रॉयल भूटान विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की सभी छात्रों ने काफी प्रशंसा की। साथ ही छात्रों ने पीएम की लिखी पुस्तक एग्जाम वॉरियर से प्रेरणा लेने की बात भी कही। तो काफी सफल रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा। इससे दोनों ही देशों के रिश्तों को एक नया आयाम मिला। और 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नेपाल स्थित भारतीय दूतावास द्वारा काठमांडू में विख्यात बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया। 15 अगस्त की शाम आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों संगीत प्रेमियों के साथ साथ नेपाल के उप प्रधानमंत्री उपेंद्र यादव और विदेश मंत्री प्रदीप कुमार गेवाली भी शामिल हुए। हमारे काठमांडू संवाददाता राजकुमार ने पंडित हरिप्रसाद चौरसिया से की खास बातचीत। हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही खास मेहमान, प्रख्यात बांसुरी वादक और पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी। प्रसार भारती में आपका स्वागत है। आप पशुपतिनाथ की नगरी में हैं। काठमांडू और नेपाल आपको कैसा लगा? बहुत सुंदर, बहुत ही अति सुंदर। और मुझे क्या होता है ऐसे जगहों से इसलिए प्यार ज़्यादा हो जाता है कि मैं जैसे ही पहली बार आया देखा लोगों के हाथ में बांसुरी और बजा रहे हैं और मुझे रिसीव किया। करीब 30-40 लोग थे, तो मुझे लगा यही मेरी नगरी है। तो बहुत अच्छा लगता है जब भी आता हूँ। नेपाल में बांसुरी बहुत लोकप्रिय है और आपके कार्यक्रम में नेपाल के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री भी आए। यहाँ तक कि लोगों के पास खड़े होने की भी जगह नहीं थी।
ऐसे बांसुरी प्रेमियों के बीच कार्यक्रम करके आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि जैसे मैं अपने घर में बजा रहा हूँ, और सभी संगीत प्रेमियों को, और उसके अलावा जो हमारे आजकल पॉलिटिशियन लोगों में इतना प्रेम हो गया, खासकर यहाँ पर नेपाल में, कि देखिए ऐसे ऐसे मिनिस्टर लोग आके बैठे थे और एंजॉय कर रहे थे, और बाद में मुझे आके बहुत ही सम्मान दिया और बहुत ही प्यार दिया। बहुत अच्छा लगा। भारत और नेपाल के बीच युगों पुराने सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध हैं। इन संबंधों में आप बांसुरी को कैसे देखते हैं? मैंने कहा ना, बांसुरी एक माध्यम है, हमारा माध्यम है, सॉरी, बांसुरी एक माध्यम है जिससे हम लोग, लगता है कि हम एक ही हैं, एक ही समय में एक ही जगह पे पैदा हुए हैं, और भारत और नेपाल में कोई फ़र्क लगता ही नहीं है। सभी लोग, चेहरा सबका एक सा है, भाषा एक बोलते हैं, खाना एक खाते हैं, तो मुझे नहीं लगा कि कोई अलगाव है। इसलिए जोड़ती है कि बांसुरी, मुझे बांसुरी से बचपन से ही प्रेम है, और जहाँ देखता हूँ, जहाँ ज़्यादा देखता हूँ लोगों को, मुझे लगता है कि अगली बार आऊँगा तो हो सकता है कि सभी के हाथ में बांसुरी हो, तो अच्छा लगता है, और लगता है कि ये लोग बांसुरी को सुन के और उसी में मस्त रहते हैं। बांसुरी के साथ अपने 6 दशक से अधिक के सफ़र को आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है अभी मेरा सफ़र अभी शुरू हुआ है, और अभी बहुत चलेगा, और परेशानियां भी होती हैं, लेकिन जब बांसुरी सुनता हूं या बजाता हूं तो बहुत आनंद आता है, और मुझे लगता है ये सफ़र सबसे अच्छा है। वो सफ़र जो कि आदमी दूसरी चीज़ों में फंसा रहे या परेशानी में, वो अच्छा नहीं है। बांसुरी में फंसा रहे तो अच्छा है। आपके पिता आपको पहलवान बनाना चाहते थे, और कुछ समय तक आपने पहलवानी भी की, फिर पहलवानी से संगीत की तरफ झुकाव कैसे हुआ? वो बचपन से ही था। मेरी माँ जब मेरे कान में लोरी सुनाती थी सोने के समय में, तभी से मुझे बहुत प्यार हो गया था संगीत से। फिर मैं भी गुनगुनाया करता था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि संगीत एक ऐसी चीज़ है, जैसे ईश्वर होता है, ईश्वर के दर्शन होते हैं, वैसे स्वरों के दर्शन होते हैं। तो मैंने कहा तो बहुत अच्छा माध्यम है, मैं इसको ज़रूर अपनाऊँगा, जैसे भी हो, किसी भी हालत में हो। तो उसी दिन से मेरे दिल में ऐसी बात आ गई, और मैं तब से स्वरों से जुड़ा हुआ हूँ। आपने ऑल इंडिया रेडियो से अपने करियर की शुरुआत की। आकाशवाणी और दूरदर्शन से जुड़ी अपनी कुछ खास यादें या अनुभव आप हमसे साझा करना चाहेंगे? बहुत सी यादें हैं, बहुत सी। मैं कहूँगा तो अभी पूरा दिन निकल जाएगा। आप सुनते सुनते मेरा बचपन वहीं से शुरू हुआ। बचपन में मैं बच्चों के प्रोग्राम में इलाहाबाद, ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी इलाहाबाद से परफॉर्म करता था। 3-4 साल के बाद में मुझे, जब मेरी एज हो गई 18 ईयर्स, तो मुझे जॉब मिल गया ऑल इंडिया रेडियो का। तो एक समझिए मेरी पैदाइश ही ऑल इंडिया रेडियो में हुई है, और वही चल रहा है, और अभी तक मैं वहाँ जाता हूँ, बजाता हूँ। कितने साल हो गए सोचिए, 53 या 54 से लेके आज कितने साल हो गए। तो हमारा वो घर बन गया है पूरा। लेकिन आजकल थोड़ा सा रेडियो में संगीत की कमी हो रही है, या कुछ उसको निकाला जा रहा है, कुछ ऐसा चल रहा है जो कि आजकल कलाकारों को वहाँ नहीं बुलाते, उनके रिकॉर्ड बजाते हैं। तो ये मुझे मालूम नहीं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा। लेकिन फिर भी हमारा घर रेडियो शुरू हुआ था, रेडियो से मेरा जीवन, और रेडियो से ही ख़त्म होगा। आपने बांसुरी को दुनिया भर में लोकप्रियता दिलाई। जी जी। इसको आप कैसे देखते हैं? ये होना चाहिए, हमारी क्या कहें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिम्मेदारी थी कि हम जो संगीत की चर्चा करते हैं, हमारे बच्चे लोग भी करें, हमारे आने वाली पीढ़ियां करें। और जब तक हुआ करते रहे, आज भी करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आज थोड़ा समय बदल रहा है, और थोड़ा लोगों का विचार बदल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं मार्केट में, बच्चे उसको प्रेफर करते हैं। उस समय मोबाइल नहीं था, आज मोबाइल आ गया, उसमें बिजी रहते हैं। तो हम बच्चों को दोष नहीं देते, वो भी एक उनको अच्छा लगता है, वो भी करें। लेकिन संगीत की तरफ से रुचि और रुझान जो है वो हमेशा बना रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी शेप में हो। लेकिन अगर उसके पीछे रहेंगे थोड़ा, तो उनकी तबीयत के लिए, उनके शरीर के लिए, उनके ध्यान के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एक आखिरी सवाल पंडित जी, आपने शास्त्रीय संगीत के अलावा पंडित शिव कुमार शर्मा जी के साथ मिलकर सिलसिला और चांदनी जैसी सुपरहिट फिल्मों में संगीत भी दिया। उस समय के संगीत और आज के संगीत को आप कैसे देखते हैं? समय के हिसाब से ठीक है। उस समय का लोग जरा मेलोडी को सुनते थे, गाते थे, गाने की किताबें मिलती थी हॉल के बाहर। और आज के मेलोडी में, आज के पिक्चर की स्टोरी में और लाइन में कुछ पता नहीं चलता कि स्टोरी को म्यूज़िक की ज़रूरत है या म्यूज़िक को स्टोरी की ज़रूरत है।
कुछ पता नहीं लगता। मैं खुद खो जाता हूँ तो वो लोग जो बेचारे बनाते होंगे कितने खो जाते होंगे, तो पता नहीं लगता। लेकिन आज के हिसाब से बच्चों को अच्छा लगता है, हमारे आने वाली पीढ़ियों को तो ठीक है। लेकिन जो हम लोग के समय में संगीत था वो लोग गुनगुनाया करते थे, गाया करते थे, घर में पूरा परिवार गाता था और लोग शादियों में गाते थे। आजकल वो प्रथा नहीं रही, हो सकता है आगे फिर आ जाए वो। प्रसार भारती से बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते चलते 73वें स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय दूतावास द्वारा नेपाल आर्मी ऑफिसर्स क्लब ऑडिटोरियम में आयोजित पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी के कॉन्सर्ट की एक झलक। विश्वविख्यात बांसुरी सम्राट पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, जिनका आज भी कोई सानी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं काबुल की। तो भारत ने काबुल में एक शादी समारोह में हुए भीषण बम विस्फोट की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस हमले को अंजाम देने वालों के साथ ही आतंकवादियों को पनाह देने वालों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। इन हमलों की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली है। इस आत्मघाती हमले में 63 लोगों की मौत हो गई और 182 घायल हो गए। यहाँ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए टीजी न्यूज़। शुक्रिया जिया। तो आज कारोबारी सत्र का पहला दिन यानी कि सोमवार है। हालांकि अगर हम बात करें प्रमुख आर्थिक खबरों की तो सबसे पहले हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े बैंक SBI की। जी हाँ, देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऑटो डीलर्स को राहत दी है। बैंक ने मांग में कमी का सामना कर रहे जो वाहन डीलर्स हैं उनकी कर्ज चुकाने की अवधि को बढ़ा दिया। आमतौर पर कर्ज भुगतान की अवधि 60 दिन की होती है, लेकिन बैंक ने इसे बढ़ाकर 75 दिन और कुछ मामलों में 90 दिन कर दिया। आमतौर पर अगर हम अवधि का जिक्र करें तो ये बढ़ाने के पीछे, क्योंकि ऑटो सेक्टर लगातार मंदी की मार झेल रहा है, तो ये एक बड़ा कदम बैंकों द्वारा उठाया गया है ताकि कर्ज का भुगतान भी हो जाए और NPA की स्थिति में भी पड़ना ना पड़े। अगली खबर वित्त मंत्रालय से जुड़ी हुई। वित्त मंत्रालय ने बीमा कंपनियों से कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल समेत बाढ़ प्रभावित राज्यों में बाढ़ का जो भयंकर तबाही मचाई गई है, जिससे हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, उसके लिए बीमा कंपनियों को निर्देश दिया है। जी हाँ, मंत्रालय ने बीमा कंपनियों से कहा है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना समेत विभिन्न पॉलिसीज के तहत दावों का निपटान जल्द से जल्द हो। बीमा नियामक IRDA ने जीवन बीमा कंपनियों को भेजे हुए पत्र में कहा कि भारी बारिश और बाढ़ के कारण कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में जानमाल के नुकसान की रिपोर्ट है। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA ने बीमा कंपनियों से कहा कि इससे जुड़े दावों के शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। तो आर्थिक जगत में आज के लिए बस इतना ही, और फिलहाल नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर बहुत कुछ और, आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। हेलो, कौन? नमस्कार मैडम। जी हम 10 वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा काश। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से। उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? अरे भैया, क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज की जरूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊंगा? फिर ठीक है, लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। पर कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर
आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं और एड्रेस के लिए UIDAI की वेबसाइट पर जाकर खुद बदल सकते हैं। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और खेल जगत का रुख कर लेते हैं तो भारत के शीर्ष फराटा धावकों हिमा दास और मोहम्मद अनस ने चेक गणराज्य में जारी एथलेटिक मिटीटेक रीटर 2019 स्पर्धा में महिला और पुरुष वर्ग के 300 मीटर में स्वर्ण पदक जीते। हिमा ने महिलाओं की 300 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। अनस ने पुरुषों के 300 मीटर रेस को 32.41 सेकंड के समय के साथ पूरा कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनस इस साल सितंबर-अक्टूबर में दोहा में होने वाली विश्व चैंपियनशिप की 400 मीटर स्पर्धा के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं। और आइए अब राजधानी से प्रकाशित समाचार पत्रों की कुछ अहम खबरों पर डाल लेते हैं नजर। अमूमन तमाम अखबार पत्रों ने कल राजनाथ सिंह के बयान को प्रमुखता से छापा है। रक्षा मंत्री ने कल बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद छोड़ने तक किसी मुद्दे पर बातचीत नहीं होगी। पड़ोसी राज्य को, पड़ोसी देश को उन्होंने दी है नसीहत और कहा है कि अगर अब बात होगी तो सिर्फ POK पे बात होगी और तब तक बात नहीं होगी जब तक पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ जाता। साथ ही साथ अगर हम दैनिक जागरण पर नजर डालें तो जिस तरह से बारिश ने अपना कहर बरपाया है, देश के कई हिस्सों में जो आम जनजीवन है वो प्रभावित हुआ है, उसे प्रमुखता दी है। अपने पहले पन्ने पर दैनिक जागरण ने हिमाचल में बारिश ने तोड़ा 70 साल का रिकॉर्ड, 22 लोगों की मौत। हिमाचल ही नहीं, पंजाब, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर बारिश का कहर जारी है। बात करें राष्ट्रीय सहारा की तो राष्ट्रीय सहारा में बहुत अहम खबर है। 370 हटने से पंच सरपंचों में खुशी की लहर। पहली बार सूबे के पंच सरपंचों ने अपनी अपनी पंचायतों में राष्ट्र ध्वज फहराया। उन्हें उम्मीद है कि पंचायती राज संबंधी केंद्रीय कानून के लागू होने से अब उन्हें मिलेंगे ज्यादा अधिकार। जी हाँ, एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है जम्मू कश्मीर में 370 हटने से। जिस तरह से स्थिति सामान्य होती नजर आ रही है, जिस तरह से लोग अपनी जिंदगी में वापस लौट रहे हैं और जो खुशी की लहर है वो बिल्कुल जग जाहिर है। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आपका लेटर। सबरे नमस्ते, हम हैं प्रेस, जो आपके बच्चे को कर देते हैं प्रेस। याद होगा आपको, अभी तो आपकी मुन्नी के साथ हंस खेल के गए थे। हम फिर से आ रहे हैं उससे मिलने। जल्द मिलते हैं। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? अरे सर गुरुजी प्रणाम। सर एक तो सवाल था, ये आधार कार्ड हम गरीबन के लिए क्या करता है? आधार कार्ड सरकार गरीबों के लिए बहुत सारा पैसा भेजती है, लेकिन उस पैसे में से काफी सारा पैसा बीच में ही लीक हो जाता है, बिल्कुल इस पाइप की लीकेज की तरह। तो सर इसमें आधार कार्ड क्या करता है? पाइप में छेद करने वाले बेईमानों को पहचान लेता है और पैसा सीधे गरीबों के खाते में। ये तो फायदे की चीज है सर। तभी तो मैं कहता हूँ बेटा, आधार अपना लो। ब्रेक के बाद स्वागत है और आइए अब देखते हैं इतिहास के झरोखे से कितना खास है आज का दिन। 1907 में आज ही के दिन हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। इन्हें पद्म भूषण और आलोक पर्व निबंध संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1918 में इसी दिन देश के 9वें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक देश के राष्ट्रपति रहे। 1966 में आज ही के दिन पूर्वी तुर्की के वार्टो शहर में भीषण भूकंप आया था, जिसमें 2394 लोगों की मौत हो गई थी और 1489 लोग घायल हुए थे। 2003 में इसी दिन बगदाद में हुई बमबारी में संयुक्त राष्ट्र के दूत सर्जियो विएरा डे मेलो सहित 17 लोगों की मौत हो गई थी। और जिगर में कोई समस्या हो तो इसका असर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़ता है। फैटी लीवर एक ऐसी अवस्था है जिसका सही प्रबंधन ना किया जाए तो धीरे धीरे जिगर को क्षति होने लगती है। फैटी लीवर अवस्था क्या है और इससे कैसे बचाव हो सकता है, इस विषय पर बात की हमारे संवाददाता किरण भारद्वाज ने डॉक्टर शिव कुमार सरीन से। जिगर में वसा एकत्रित होने की स्थिति यानी फैटी लिवर
जिससे देश भर में लगभग 25% जनसंख्या प्रभावित है। इससे क्या खतरे हो सकते हैं और कैसे इससे बचाव किया जा सकता है, जानते हैं डॉक्टर शिव कुमार सरीन से। डॉक्टर सरीन, फैटी लिवर क्या अवस्था है और कितनी बड़ी समस्या आप इसे मानते हैं? लिवर में अगर 5% से ज़्यादा फैट है तो फैटी लिवर है। खाना दिन में 6 बार 8 बार खाया जाता है, लिवर में इकट्ठा हो जाता है। लिवर में फैट होगी तो बीपी, डायबिटीज़, गॉल स्टोन्स, पीसीओडी, ये सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम ध्यान रखें, अपना एक बार चेक कराएं कि लिवर में फ़ैट है कि नहीं, ब्लड टेस्ट कराएं कि लिवर के एंजाइम्स ठीक हैं कि नहीं। अगर फैट होती है तो लिवर में इंजरी होने लगती है, धीरे धीरे लिवर के सेल्स मरने लगते हैं, लिवर सूखने लगता है। और हाँ, उसके बाद में अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो मसल्स ख़त्म होने लग जाती हैं और फैटी लिवर फिर एक डिजीज़, सिरोसिस, कैंसर के फॉर्म में आ सकता है। कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें फैटी लिवर होने का खतरा अधिक है? अगर आपके माता पिता को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, कैंसर, लिवर की कोई बीमारी, किडनी की या स्ट्रोक की बीमारी हुई है, जो कि सब फैटी लिवर से रिश्ते में हैं, तो आपके लिवर में फ़ैट हो सकती है। दूसरा मालूम है, फैट इज़ ओवरवेट, ये तो पता ही है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आपको पता होना चाहिए कि लिवर में फ़ैट हो सकती है। उसका सिंपल फार्मूला है, हाइट अगर आपकी 170 है, उसमें से 100 घटा लें तो आपका वेट 70 किलो से ज़्यादा नहीं। अगर माता पिता या घर में किसी और को प्रॉब्लम है तो 10% घटा लें, लेडीज़ भी 10% घटा लें। मतलब 70 अगर होना चाहिए तो 10% और घटा के वही आइडियल वेट होना चाहिए। अगर इसके बावजूद भी लिवर में फ़ैट बनी रहे तो ज़रूर स्पेशलिस्ट को मिलें। पर हाँ, जो आप कर सकते हैं वो आप ही को करना है, कोई आपका काम नहीं कर सकता। आपका वेट जैसे बैंक में है, पैसा नहीं डालेंगे तो बैंक में से पैसा निकलते निकलते धीरे धीरे बैलेंस ठीक हो जाए। कौन सी सावधानियां रखें जिससे फैटी लिवर की समस्या से बचाव किया जा सके? दिन में कम से कम आप अपने लिए आधा घंटा निकालें, एक्सरसाइज करें, मसल्स को बनाने की कोशिश करें। और हाँ, भोजन में ऐसी चीज़ें ना लें कि जिससे आपका वेट बढ़े, बल्कि स्प्राउट्स हैं या जो लो फैट की चीज़ें हैं वो ज़्यादा लें, प्रोटीन्स ज़्यादा लें खाने के अंदर। और ध्यान रखें कि किसी भी पार्टी या अगर आप हैवी फूड को इंटेक करें तो उसके 2-3 दिन बाद तक कम खाना खाएं। धन्यवाद डॉक्टर सरीन इस जानकारी के लिए। आप भी अपनी सेहत को लेकर सतर्क हो जाएं, जिससे आप फैटी लिवर की समस्या से बच सकते हैं। आपको ध्यान देना है अपनी जीवन शैली पर, सक्रिय जीवन शैली बनाए रखनी है और ख़ास तौर पर खान पान कैसा हो इस बात की सतर्कता बरतनी बेहद ज़रूरी है, जिससे आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज़। तो रखें अपने सेहत का ख्याल। और प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश में समाज का हर वर्ग जल संरक्षण से जुड़ रहा है। ऐसी शुरुआत हुई मेरठ में, जहां आर्ट ऑफ लिविंग के अनुयायी बचा रहे हैं बारिश का जल। विश्व संसाधन संस्थान की हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व के उन 17 देशों में शामिल है जहां जल संकट अत्यंत गंभीर है। यानी समय है चेतने का, कुछ कर गुजरने का। देश के शीर्ष नेतृत्व ने वक्त की नब्ज को पहचाना और शुरू हो गया एक महाअभियान। प्रधानमंत्री मोदी के इसी संदेश को लोगों ने हाथों हाथ लिया और जल संरक्षण के लिए आगे आने लगा है समाज का हर तबका। अभी हाल में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया था कि हमें जल संरक्षण करना है, अपनी धरती को पानी वापस देना है, तो हमारे मेरठ चैप्टर के जितने भी मित्र हैं तो उन सब ने एक मीटिंग बुलाई कि हमको भी एक समाज सेवा के हिसाब से कुछ काम करना चाहिए। आज स्थिति यह है कि ये पानी अब धीरे धीरे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो हमने लगाया है उसमें जा रहा है। हमने इसको काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बनाया है और अब आगे भी हम इसको आमजन तक पहुंचाने के लिए कोशिश ये रहेगी कि जहां भी ये पानी का जल भराव हो, हम उसको ऐसे ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाएं और आगे निकल जाएं। आर्ट ऑफ लिविंग के मेरठ चैप्टर के अनुयायी अपने अपने घरों की छतों पर बारिश के पानी को तो सहेज ही रहे हैं, साथ ही साथ सड़क पर जमा होने वाले बारिश के पानी को धरती की कोख में पहुंचा रहे हैं। यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक नायाब तरीका। आज हम उस वक्त में जी रहे हैं जब प्रकृति अपना विनाशकारी रूप बार बार दिखा रही है। पानी का खत्म हो जाना मानव जाति शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जरूरत है कि हम समय रहते चेत जाएं। लगातार हो रही बारिश के बाद सड़कों पर इकट्ठा जल पहले वेस्ट जाता था,
लेकिन जल संरक्षण के छोटे छोटे प्रयासों की बदौलत इसे धरती की कोख में वापस डाला जा रहा है। जल संचयन के प्रयास भले ही छोटे और सस्ते हैं, लेकिन इनके असर दूरगामी होंगे। तुमुल कक्कड़, डीडी न्यूज, मेरठ। जी हाँ, जल है तो कल है। और आइए अब जान लेते हैं मौसम का हाल। और आइए वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको ले चलते हैं प्राग, जहां आयोजित सर्कस फेस्टिवल ने लोगों का मन मोह लिया। आप लुत्फ उठाइए इन झलकियों का। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।